महासागरीय तापमान हो चुका था। लवणता में मुझे लग रहा है कि कितना पढ़ रहे हैं हम लोग। लवणता ठीक है, डिपॉजिट है, अच्छा लवणता पे हम लोग आते थे, थोड़ा डिपॉजिट भी देखना है तो लवणता भी चलिए देखते हैं। आइए, महासागरीय जल की लवणता सैलिनिटी ऑफ द ओशियन वाटर, इसे इंग्लिश में कहेंगे। इसमें देखिए, अब देखिए जैसा कि आपने देखा है लवणता ज़्यादा जब होती है तो तापमान का इफेक्ट को पड़ता है। तापमान यहाँ भी रहेगा वो अपना से प्रभाव डालेगा या नहीं किसी चीज़ के। जैसे अगर स्तर पे पड़ता है तो क्या करता है, वहाँ पर गर्म करता है, और जैसे सूर्य की किरणें जब धरा पड़ती है तो सरफेस को गर्म कर देता है, और गर्म करके एक कण दूसरे कण से संचलन के माध्यम से ऊपर तक गर्म हो जाता है कुछ मीटर तक, और कुछ मीटर तक जब भूकंप होता है तो उसके आसपास की हवाएं जो हैं हल्की होकर ऊपर मिल जाती हैं, तो धरातल पर ये प्रभाव डाल देता है। ठीक है, जैसे समुद्री हमारे यहाँ जब गड्ढे तालाब में पानी देखेंगे तो क्या होता है, पहले सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं धीरे धीरे वो समय के साथ सूख जाता है या पानी उसका बहुत कम हो जाता है, बड़ा गड्ढा है, ये सब इफेक्ट हो रहा था हस्तलों वाले में। लेकिन सागरीय क्षेत्र में क्या करेगा, तो अभी आपने कल देखा था तापमान के वितरण को लेकर के, तो उसमें भी कुछ इसका असर तो आता है जलवाष्प को, और उसमें हवाएं भी चलेंगी। मानसून जो होता है वो मानसून जैसे हमारा आता है दक्षिण पश्चिम का मानसून, तो आप देखते हैं क्या होता है, ये सागरीय हिस्सा जब गर्म होता है और जब गर्म होगा तो निश्चित तौर से क्या वाष्प बढ़ जाएगा, तो वाष्प जलवाष्प की मात्रा उसका भी हवा में ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्षेत्र बनेगा, वाला क्षेत्र बनेगा तो हमारे यहाँ से यहाँ पर जाएगी जाएगी तो क्या होगा कि वहाँ पर पानी बरसेगा, चाहे पर्वतीय वर्षा हो चाहे चक्रवातीय वर्षा हो, है ना, समान होगा उसका, किरणें मिलेंगी तो वर्षा होगी। तो इसका प्रभाव था, सूर्य का ही प्रभाव था। तो खारापन की जो है इफेक्ट जो है वो भी आपने पढ़ा लाजेगी, उसका भी कुछ असर आता है, प्रभाव उसका रहता है सूर्य की किरणों का भी। बाकी आज हम लोग लवणता की बाकी डिटेल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए थोड़ा सा लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार, सागरीय जल के भार तथा उसमें घुले हुए पदार्थों के भार अनुपात को क्या कहते हैं, सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय जल के भार तथा उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? सागरीय जल के भार घुले हुए पदार्थों के भार अनुपात को कह रहा है सागर का जल का भार, जल का निकाल सागर का जल, सागर का जल जल है तो क्या ऐसा जल है तो पूरा टोटल जल मानो, उसमें जितना पदार्थ घुला होगा, मतलब कुछ उसमें घुला होगा कुछ होगी, सारा कुछ होगा, 60 कैसे होगी, कितनी भी कार्ड हो सकती, वो अभी बात का विषय है कि क्या क्या चीज़ें उसमें घुली हैं। तो इसका जो भार होगा, जो घुला हुआ पदार्थ है नमक, साल्टनेस, साल्ट का जो भार है, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, सागरीय लवणता कहते हैं। तो अब ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा कितना जल और कितना उसमें घुला हुआ है, तो उसको निकालने के लिए क्या होगा, 1000 ग्राम जल ले लेंगे,
ग्राम जल में जितना नमक की मात्रा होगी, 1000 ग्राम जल ले लेंगे, उसमें जितने ग्राम नमक की मात्रा होगी वही उसकी उस सागर की लवणता का है। क्या समझ रहे हैं? अब पूरा जल तो हम ले नहीं सकते, उसमें कितना ले लेंगे? 1000 ग्राम। ग्राम में आप ध्यान रखिएगा, ग्राम में रहे, किलोग्राम केजी वाले ग्राम में, तो ग्राम में रहेगा उसमें कितने ग्राम साल्ट है, नमक की मात्रा है। इसी नाते सागरीय जल को जो नापा जाता है वो क्या किया जाता है? जैसे लिखा जाएगा 35 प्रति 1000 ग्राम, ये डबल जीरो लगाएगा, ठीक है, ये प्रति 1000 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ 1000 ग्राम जल में ये लिखा जितना रहता है उतना क्या होता है? नमक की मात्रा। यानी उसका मतलब हुआ 1000 ग्राम जल आपने दिया, उसमें 35 ग्राम मात्रा किसकी है? नमक। अब इसी को ही आपने देखा है, मैंने इसके बारे में और भी लंबे से पिछले क्लास में बताया है कि इसको पीपीटी से इंडिकेट करते हैं। याद है किसी को? क्लास में देखा? पीपीटी यानी क्या कहते हैं? कोई फुल फॉर्म बताएगा इसका? हाँ बोलो, कोई बोला है? हाँ क्या? तो ये सब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे? क्लास को किसी नहीं पता, हाँ तो मिलेगा। चलो उसको जाके टॉपिक लिखा हुआ है, सब देखिएगा, वीडियो देखिएगा, वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो ये 1000 ग्राम जो जल होता है उसमें दोस्तों जितना नमक की मात्रा होती है, ठीक है, वही उस जल की पर्टिकुलर सागर की या महासागर की वही लवणता कहलाती है। औसत लवणता आपने देखा है महासागर की कितनी है? यही है 35 प्रति 1000 ग्राम है। इसके अलावा जो छोटे छोटे सागर होते हैं जैसे उनकी लवणता ज़्यादा थी, तो कई कई आपने सागरों के बारे में लिखा है पिछले क्लासेस में, उसमें देखा है कि 39 से लेकर के 41 तक या 37 से लेकर 41 तक लवणता। तो ये सब लवणता समझ रहे हैं कैसे होता है? 1000 ग्राम जल में जितना नमक की मात्रा हो वो क्या हो जाता है? जितनी नमक की मात्रा हो वही उसकी लवणता है। समझ गए बात को? ऐसे पूरे सागर के जल को तो हम ले नहीं सकते, तो इस नाते उसमें से निकाल लेंगे, 1000 ग्राम जल निकाल लिया और उसमें हम फिर हमने चेक कर लिया कि कितने ग्राम नमक है, साल्ट की मात्रा है, तो उस आधार पर पूरे सागर की उस वाले सागर की नमक की मात्रा ज्ञात हो जाएगी, है ना? करती है ना, गलत बात है, बोल दिया तो बिना मन के बोल दिया। चलो सामान्य रूप से सागरीय लवणता को, सामान्य रूप से सागर की लवणता को, सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम में, सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम में प्रति 1000 ग्राम जल में, ऐसे कहेंगे प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा, स्थित लवण की मात्रा ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा मात्रा ऐसे लिखिए, जीरो बना कर दीजिए, बटे ग्राम प्रति 1000 हो गया। इसका मतलब ये होगा, इसको ऐसे लिख दोगे तो 1 ग्राम प्रति 1000 हो गया। अब यहाँ पर जीरो लगा के तो 0 प्रति 1000 ग्राम लेने मतलब इसका मतलब कुछ नहीं बता रहा है। जीरो लिखने का मतलब है चाहे इसको ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, मतलब हुआ जब तक यहाँ डिजिट नहीं आएगी, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक इसका मतलब 1 हो जाए, रीड करेंगे 1 ग्राम है, 1000 ग्राम जल में 1 ग्राम नमक की मात्रा है। यहाँ पर क्या है? इसको 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम जल में नमक की मात्रा कुछ नहीं है, समझ रहे? ऐसे ब्रैकेट वन के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे
जैसे 30 प्रति 1000 ग्राम लिखिए, ऐसे लिखिएगा 30 प्रति 1000 ग्राम ऐसे लिखा जाएगा, जैसे लिखा 35 ना वैसे लिखा जाएगा 30 प्रति 1000 ग्राम, 30 प्रति 1000 ग्राम या 30 प्रति 1000 ग्राम या इसी को लिखिए 30 आगे 30। इसका मतलब क्या हुआ लिखिए, अर्थात 1000 ग्राम जल में, अर्थात 1000 ग्राम जल में, मतलब इसको क्या कहेंगे, लेकिन क्या 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 कहेंगे, इसका मतलब जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, अब रिटर्न बुक में वही लिख रहे हैं। 1000 ग्राम जल में 30 ग्राम लवणता की मात्रा है, 30 ग्राम लवणता की मात्रा है। इसे प्रतिशत में नहीं समझना चाहिए, इसे प्रतिशत में नहीं समझना चाहिए। बल्कि यह मात्रा होती है, प्रतिशत में नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह मात्रा होती है। मतलब इसको परसेंटेज अगर समझेंगे तब तो बहुत अंतर हो जाएगा, यानी कि फिर तो पता चलेगा कि 1 लीटर में 25% हो जाएगा, 35% हो जाएगा, तो बहुत सारा, ये तो 1000 ग्राम जल है ना, यानी 1000 लीटर ज़्यादा होता है, यहाँ पे ग्राम मिल चुकी कह रहा है, तो लीटर में नहीं कह सकते उसको। वेट चुकी जल को लिया 1000 लीटर, आप देखते हैं कि जो ऑयली चीज़ें होती हैं लीटर में बिकती हैं आप, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ वेट में भी बिकती हैं, तो उसको वेट समझ के करिएगा। आप कभी कभी जो भी ऑयल खरीदने जाते हैं तो आप उसमें 5 लीटर का जो पैकेट होता है तो उस पर लिखा रहता है 5 लीटर, या उसमें 4 पॉइंट समथिंग kg लिखा रहता है ना। और जो बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, कुछ ऑयल वगैरह जो सेल करते हैं, जहाँ से आपको तेल लेना है 10 लीटर 5 लीटर 20 लीटर लेना है, तो पेट्रोल पंप पे तो लीटर में मिलता है, लेकिन उनके यहाँ वेट पे मिलता है। तो वो सेल्स यहाँ पर आपको रखना है, इस जल के परिपेक्ष में ध्यान रखना है 1000 ग्राम से, और लीटर और ग्राम में अंतर आ जाएगा, तो लीटर नहीं समझेंगे आप इसको, इसी नाते इसको ग्राम में लिख रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको बताना क्या है, ये अब आप सोचिए कि लीटर में क्यों नहीं बता रहा है, कि ग्राम में क्यों बता रहा है, क्योंकि साल्ट को बताना है उसको भी लीटर में कैसे बता पाएगा, साल्ट के लिए तो ग्राम लेना पड़ेगा ना। तो इस नाते जल को ग्राम में लिया जा रहा है कि जिससे कि नमक को, आप नमक का वेट है ना वो परसेंट बता नहीं रहा, ग्राम में बता रहा है नमक को, इतना ग्राम नमक उसमें है, साल्ट है, इस नाते ग्राम में इसको पैमाने को लेकर के इसको काम किया जाए, ठीक है। तो केजी में आप ये मैं सोचिएगा कि ऑयल जो है, जो लिक्विड वाली चीज़ है वो केजी में नहीं मिलती। या घी ले लीजिए आप, घी कैसे मिलती है आपको, जब आप बकेट करने जाएंगे तो क्या होता है, और उसको अगर वही गर्मी के मौसम में हो खूब ज़्यादा तो क्या होगा, नहीं मतलब वही चीज़ जिसे डिब्बे में पैक है, ठंडक में लेने जाएंगे तो किलो मिलेगा, और गर्मी में लेने जाएंगे तो लेकिन बेचेगा तभी वो किलो में। जैसे घी की पैकेट है उसको लीटर में नहीं बेचता ना, या आप तो कंपनियां बहुत बुद्धिमान हो गई हैं, उसको लीटर में पैक करके दे दिया तो कुछ कम दे दिया। पार्ले जी बिस्किट जब आप लोगों से बहुत छोटे थे तब से मिल रहा है 4 रुपये का, अब तो खैर 5 हो गया है, कभी उसका रेट नहीं बढ़ा। और 15 सालों तक, मुझे लगता है 20 सालों तक लोग जान ही नहीं पाए कि पार्ले जी महंगे नहीं हुआ। पार्ले जी जब आपके पिताजी लोग छोटे थे तब भी 4 रुपए के पार्ले जी खरीदते थे, और आज के उनके बेटे के बेटे के बेटे भी हो गए हैं, वो भी 4 रुपए के पार्ले जी खरीदते हैं। बहरहाल अब तो 5 हो गया है, अब 4 कहना गलत हो जाएगा, लेकिन अब करीब में जाके 5 हुआ है। तो क्या चक्कर क्या है कि पार्ले जी इतना सस्ता कैसे हो गया? जानते क्या किए, वो एक चीज़ नहीं घटाया, 2 चीज़ें घटाए, पहले वेट वो कम करते चले गए। पहले 18 बिस्किट या 16 बिस्किट आते थे पार्ले जी, हम लोग जब मैच खेलते थे तो बंटता था सब, 2 बिस्किट बढ़ते थे, एक बिस्किट 1.5 बिस्किट बढ़ते थे, एक टूर्नामेंट हो जाता था कि पार्ले जी पे टूर्नामेंट हो जाता था, तो उसे बट जाते थे। फिर क्या किया इन्होंने कि बिस्किट की संख्या घटा दी, तो जो 14 हो गया 16 हो गया, जो भी हुआ हो, मुझे आइडिया नहीं है बहुत कितना घटा कैसे घटा, लेकिन घटा उसके बाद
फिर इन्होंने क्या किया कि भाई 14 हो गया, तो अब 14 से 12 कर देंगे तो डिब्बा छोटा सेब बदल जाएगा। जैसे पार्ले जी का सेब हमेशा ऐसे ही रहा, तो उसको अगर मान लो संख्या घटाते जाते 12 हो जाता तो उसका सेब ऐसे हो जाता, मतलब वो थोड़ा इस रूप में नहीं रह जाता ना। यानी बिस्किट के पैकेट सेब ये नहीं रह जाती भाई, ये है मान लो ये बिस्किट का सेब है, अब इसको यहाँ तक जब छोटा करेंगे तब तक तो चल जाएगा, लोग उतना नोटिस नहीं करेंगे समय के साथ, लेकिन इससे भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो उन्होंने कहा बिस्किट की साइज ही छोटी कर, ये साइज नहीं बचेगी, तो बिस्किट ऐसे ही रह गया। आदमी पार्ले जी ऐसे ही दिखता है, तो कंपनियों ने तब से वही बेचना शुरू किया था और 25 साल बाद भी वही बिस्किट बेच रहे हैं। 25 क्या मुझे लग रहा है और 300 साल हो गए होंगे। ये पार्ले जी ऐसे ही है, बस 1 रुपये की मूल चूक परिवर्तन हुआ है। हाँ, उसकी बात में जाएंगे, वहाँ पे क्या करते हैं। अभी मुझे ग्राम में था ना, तो उसमें आपको देखिए कि वो क्या चीज़ है। आदमी जी, यही तो मेरे मुद्दे का विषय है भाई। 1000 ग्राम जल लेंगे आप, ठीक है, लीटर में नहीं लेंगे, यही बात हो रही है। अब उसको लेकर के फिर अपनी जो भी विधियाँ हैं उस विधि का प्रयोग करते हुए आप उसको निकालेंगे। उसमें कुल मिला के मतलब है जितना 1000 ग्राम में नमक आया, 1000 ग्राम जल लिया आपने, जितना नमक आया वही इस रूप में लिखेंगे। जितना नमक आया यानी 1000 ग्राम में लगभग मान लीजिए 1000 लीटर या उससे ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि लीटर को जो है वो केजी में रहेगा तो बढ़ेगा, मतलब लीटर बढ़ जाएगा। 1000 लीटर में ग्राम कितने ग्राम नमक आएगा वो मतलब है ना। तो ये ग्राम में हमेशा केजी वेट में रहेगा, क्योंकि नमक को आप लीटर में नहीं नाप सकते ना, इस नाते ऐसा इसको दिया गया है। तो ये जो व्यवस्था है वो यही है कि 200 साल से लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि हुआ। जब परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जैसे धीरे धीरे देखते देखते आप बड़े हो गए, पेरेंट्स को पता ही नहीं चला कि हम बड़े हो गए, है ना। बच्चों को नहीं लगता है, बच्चा इतना छोटा रहता है। अभी आप छोटे बच्चों को देखिए 4-6 महीने में वो चलने लगते हैं। एक पल था कि आपके बिना हिल नहीं पाते थे, वो ऐसे रहते थे, फिर उसके बाद पलटना शुरू किए, फिर उसके बाद दौड़ना शुरू किए, और कभी कभी क्या हो गया आपसे भी बड़े हो गए 20 साल में। कुछ लड़कियां और लड़के ऐसे हो गए होंगे जो मम्मी पापा से बड़े हो गए, और जब वो बात करते होंगे तो ऐसे बात करना पड़ता होगा, वो लोग ऐसे बात करते होंगे। तो दौर बदलता है भाई, सबका दौर आता है कि कभी कोई नीचे हो, कभी कोई ऊपर से होकर के बात करता है ना। तो ये ग्राम का इस तरह का एक शेड्यूल है आपका, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ओके, आगे दोस्तों नहीं समझना चाहिए, इसे प्रतिशत में नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह मात्रा है। महासागरों में लवणता का प्रभाव न केवल उसमें रहने वाले जीवों और वनस्पतियों पर ही होता है, उसमें रहने वाले जीवों और वनस्पतियों पर ही होता है, वरन महासागरों की भौतिक विशेषताएं, महासागरों की भौतिक विशेषताएं, तापक्रम, घनत्व, धाराएं, दबाव आदि भी उससे प्रभावित होती है। अधिक लवणता युक्त सागर देर में जमता है। अधिक लवणता युक्त सागर देर में जमता है। इसका क्या मतलब हुआ? जिसमें शार्पनेस ज़्यादा होगी वो देर में मतलब आइस बनेगा, है ना।
और इसका मतलब पोल की तरफ के जितने होंगे, अब कोई ज़रूरी नहीं है भाई टेम्परेचर वहाँ बहुत नीचा रहता है तो वो भी कारण हो सकता है, लेकिन आपको बस इतना समझना है अगर दो जल लिए हैं आप, ठीक है, और एक में लवणता ज़्यादा है एक में लवणता कम है, दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखिए तो ज़्यादा बर्फ किसका जमेगा, लवणता जिसकी कम है। अब इसको जमने के लिए आप इमेजिन करिए, एक एक बोतल में क्या करिए, एक नमक वाला पानी मिलाइए और एक सादा पानी मिलाइए, फ्रिज में रख जाइए, 1 घंटे में दोनों निकाल लिया इससे, तो लवणता वाला जल कम जाम उसमें जाम होगा, ठीक है, और बाकी थोड़ा सा जैसे साइंटिफिक है तो यहाँ पर टोटल ओशियन की बात कर रहा है, यहाँ ओशियन के सेंस में आपको देखना होगा कि जहाँ का खारापन ज़्यादा होगा वहाँ पर कम बर्फ जमने की संभावना होगी, यानी कि बर्फ जमने की रेशियो स्पीड जो है कम हो अपेक्षा कम लवणता वाले जल, ठीक है। पूछता है ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बना लेगा, पूछ लेगा कि लवणता वाला जल जो है क्या जल्दी जमेगा या कम देर लगेगा, किसको होने में जमने में ज़्यादा समय या कम समय लगेगा, कुछ इस तरह से उस तरह से बना के पूछ सकता है। सबसे लवणता का कारण मृदा, बात शायद हुई थी मेरी पिछले क्लास में, थे नहीं आप क्या, लवणता जो पृथ्वी है ना इसी की लवणता से होता है। आप पृथ्वी अपने से जाएगी नहीं कि घुल जाओ हमें, तो पानी बरसता है नदियों के माध्यम से जाता है, नदियाँ उसका माध्यम बनती है ले जाने का, बताए थे क्लास में, आप थे नहीं, वीडियो देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है जो धरातल हमारा है यही सागर की लवणता का कारक है, मिट्टी। और मिट्टी में जो भी अलग अलग तरह की मिट्टियाँ होती है तमाम सारी, अब ये मिट्टियाँ ही सागर की लवणता बढ़ाती हैं। अब ये मिट्टियाँ कैसे सागर में मिलेंगी, तो वर्षा के पानी के माध्यम से, नालों नदियों के माध्यम से नदियों में जाता है, नदियाँ ले जाके डिपॉजिट करती हैं, और आदिकाल से यही हो रहा है। कुल मिला के मतलब कारक जो है वो नदी है, और माध्यम जो है मतलब माध्यम है नदी, और मूल जिसके कारण से होता है वो मृदा, मिट्टी के नाम, ठीक है। हाँ निश्चित तौर से रहेगा सभी जगहों पे। अब चीज़ें जब जाएंगी तो ये आपका कॉमन सेंस से बनेगा तो भाई, ठीक है। ये है नदियाँ कारक है, ले जाने वाले माध्यम है, और मूल कारक धरातल, पृथ्वी, भूपर्पटी, मिट्टी। अधिक लवणता सागर देर में जमता है, इसी तरह सागर का क्वथनांक, एक मिनट रुक जाइए जरा, महासागरों की भौतिक विशेषताएं, तापक्रम, घनत्व, धाराएं, ये सब लिखेगी नहीं, हो गया, धाराएं आदि भी उससे प्रभावित होती हैं। अधिक लवणता युक्त सागर देर में जमता है, इसी तरह सागर का क्वथनांक मतलब समझते हैं, हाँ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग किसी चीज़ को उबालना शुरू, जैसे आप गैस पे तुरंत पानी रखते हैं तुरंत उबलने लगता है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है क्वथनांक उस पर होता है तब वो करना शुरू होता है, फिर उसका बढ़ना शुरू होता है, फिर वो कूदना शुरू करता है, फिर ज़्यादा देर कूदा दो तो पता चलता है कुछ लोग तो चाय रख करके आके गप मारने लगे चाय का कप। हो सकता है कोई नए लोग उसके बाद आए, एक घंटा बात करें मैं चाय कौन पी लिया निकाल के हमारा, नहीं निकाला नहीं किसी ने भाई, वो चाय जो है आपका स्वास्थ्य हो गया है ना, सब ढूंढने लगे कहीं कप में पिए होंगे, डाइट में पी नहीं सकते, तो ऐसा भी नहीं करना है, यही है उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। बोलना बिंदु बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल से ऊंचा रहता है, सामान्य जल से, एक सेंटेंस फिर से लिख कर उसको, इसी तरह सागर का क्वथनांक को ही ऑब्लिक क्या कर दो बेटा, क्वथनांक किया, और क्या कह सकते हैं इसको, उबाल बिंदु, ऑब्लिक करके चाहे या करके लिख लो, उबाल बिंदु को इंग्लिश में कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। सामान्य जल से ऊंचा होता है, यानी कि सादा पानी ले लो और समुद्र सा ले लो, जब मुंबई जाना कभी एक टाइफाइड पानी ले लेना, शुद्ध पानी और दोनों उबालना, जल्दी कौन मिलेगा जी, बॉइलिंग पॉइंट ऊंचा होता है ऐसा तो देर में उबल लेगा वो, ठीक है। सामान्य जल से ऊंचा रहता है, लवणता अधिक है, सामान्य जल से ऊंचा रहता है, लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होता है, लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण अरे कम होगा भाई, हाँ हमने कहा अरे भाई
बिल्कुल ऐसी ना थी। देखो अगर ज़्यादा होता तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी हो जाता। बॉइलिंग पॉइंट मतलब देर में उबलेगा, तब तक जब तक वो घर उसमें उबाल पाएगा तब तक ये पहले उबल अपना वाष्प बना चुका होगा। समझिए का सेंस क्या है कि जिसकी लवणता ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उच्च होगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट उच्च होगा तो वाष्पित होगा ज़्यादा। क्या वाष्पित खत्म नहीं होगा, क्योंकि सूरज की किरणें आएंगी उसको गर्म करेंगी, और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो जल्दी गर्म नहीं होगा, और जब गर्म नहीं होगा तो वाष्पित नहीं होगा। जब गर्म होगा तभी वाष्पित होगा। यानी कि एक नदी या तालाब या झील का पानी और एक सागर पानी को दोनों को बॉयल किया जाए, मतलब सूर्य के द्वारा, तो ज़्यादा वाष्पीकरण किसका होगा? झील का। नदी तो नहीं कह सकते क्योंकि नदी मूवमेंट में रहती है तो वो थोड़ा आसान नहीं रहेगा। आप झील लीजिए मीठे पानी, छिलका न लीजिएगा, है ना। छिलका नहीं पता है, खारे पानी झील ले लिया, कहा दोनों सब नहीं गला, हम गए थे छिलका तो दोनों समान हुआ, ऐसे नहीं। दोनों को लेकर के एक मीठे पानी की झील और एक खारे पानी की झील ले सकते हैं, या एक सागरीय पानी ले सकते हैं। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट चूंकि खारे वाले का ज़्यादा होता है, इस नाते यानी लवणता वाला सागर जो है उसका कम वाष्पीकरण होगा, ठीक है। और अगर लवणता कम है जिस झील की, सागर में, सागर में सभी में लवणता है। अब ये आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा किसका वाष्पीकरण ज़्यादा है। अब आप वाष्पीकरण तभी रीड कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर तो होता नहीं है, सभी सागरों के लगभग लवणता समान होती है। बस क्या होता है कि अधिकतम 35, 38, 40 और अधिकतम 35, 34, 33, यानी बहुत कम का अंतर होता है, तो उससे नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जिसके अंदर लवणता ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी ज़्यादा बॉइलिंग करेंगे, और जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो उस जल का वाष्पीकरण का, भाई उबलेगा तभी तो वाष्पित होगा, जब उबलेगा ही नहीं तो वाष्पीकरण कैसे होगा बेटा, है ना। ठीक, आगे चलिए। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता जाता है, तो वाष्पीकरण नहीं होता है। उसके आगे लिखिए, सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता जाता है, जल का घनत्व भी बढ़ता जाता है। इसी तरह सागर में लहर एवं धाराएं, मछली, सागरीय जीव, प्लैंकटन आदि लवणता से नियंत्रित होते हैं, लवणता से नियंत्रित होते हैं। परिवर्तित करो बेटा। समुद्री जल विश्लेषण द्वारा, समुद्री जल विश्लेषण द्वारा सागरों में सागरीय जल विश्लेषण द्वारा सागरों में 27 यानी 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया गया है। 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया गया है, जिनमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। क्या है दोस्तों? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब ये 7 प्रकार के लवण कौन कौन से हैं? जो 27 तो हैं, टोटल 27 प्रकार के पाए जाते हैं लगभग, और इनमें 7 की महती भूमिका है। और 7 कौन कौन से हैं, उनका कितना प्रतिशत है, ये लिख लेते हैं हम लोग। तो 7 प्रकार के जो जल हैं उनके बारे में लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए लवणता के प्रकार, दूसरी तरफ लिख लीजिए
प्रतिशत मात्रा, मात्रा प्रतिशत में लिख लीजिए, मात्रा प्रतिशत लवण के प्रकार मात्रा प्रतिशत में, यानी कि कोई लवण लिखेंगे 7 में से 7 लवण में से उसका कितना परसेंटेज है, ये मूल रूप से आपको 7 जबानी याद होनी चाहिए। आप लोग पढ़ नहीं रहे, गलत है, हमको धोखा दे रहे हो। बहुत लोग भी ये 2-4 और बढ़ जाएंगे इसमें, और क्या, लेकिन इंसान जानते सब है, करते वही जो स्वतः चाहते हैं। इंसान बहुत जिद्दी प्राणी, जब तक ये अपने मन की तो ठाने रहता है, करता वही। दुनिया आ जाए, भगवान साक्षात आकर के कहते हैं ऐसा नहीं करना है, जिसे जो लोग मानते हैं, जो भी प्रतिष्ठित, जिसको भी आप लोग मानते हैं, नहीं सुनोगे। इंसान कितना जिद्दी प्राणी कोई नहीं, लेकिन क्योंकि इंसानों को सारी चीज मिली हुई है तो अपने बारे में बढ़ाई लिख लेता है। इंसान बड़ा सुलझा प्राणी है, बड़ा अच्छा प्राणी है, ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान ठीक ठाक प्राणी नहीं है ना। और कहीं बड़े मन से बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते तो अभी लोग मीडिया में लिख देते, इन्होंने कहा इंसान अच्छा प्राणी नहीं है। अब इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ना। बड़े लोग अभी कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो, उन्होंने वो कह दे कुछ इंसानों के बारे में। अरे मोदी सर के बारे में आपने देखा कि 70 को जर्मन में था, उनके बचपन की कुछ कहानियाँ भी दिखाई जा रही थी, यहाँ पर स्टेशन पे वो अपना पिताजी का व्यवसाय कर रहे थे। अच्छा जरा बताइए आप, जो इतनी बड़ी शख्सियत हो, उसके जीवन के बारे में अगर आप देखिएगा किसी पर, मेरा ये कहना है, समझने की बात कह रहा हूँ। उनकी इंग्लिश जानते कितनी अच्छी है, आदरणीय मोदी सर की फ्लुएंट इंग्लिश, जबरदस्त, कई सारी भाषाओं पे कमांड है, 1-2 नहीं। आप हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाते, अच्छा हिंदी जानकार आ जाए तो अभी आप अपनी वर्तनी में उलझ जाएंगे और मान लेंगे गुरुवर आप महान हैं एक विषय पर। और जब भी समुदाय को संबोधित करना हो, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश हो, और उस मंच पे जाकर के आप इंग्लिश में फर्राटेदार बोलिए, तो समझ में आ रहा है ना। आपको अपना इंट्रो देने का कह दिया जाए और वहाँ गणमान्य लोग बैठे हो और आपको मेरिट मिलने वाली हो, नौकरी मिलने वाली हो, कुछ ऐसा होने वाला हो कि जिसमें लगे कि आपका करियर बन जाएगा यहीं पे, अभी आप जाके उठ पटांग वहाँ करके चले आए। एक बार अभी आपने देखा कि आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय इस समय जो हैं नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री कहाँ नशे में रहते हो, तेजस्वी यादव जी, मोदी जी मंच पे थे और वो गए, बोल ही नहीं पा रहे थे। कभी देखा था किसी ने? वो शब्दकोश उनके खत्म हो गए थे, उलझ गए, क्या बोलना चाहिए, उल्टा सीधा पड़ गए, अपना स्टेटमेंट ही पड़ गए उल्टा सीधा। फिर जब लगा कि ज़्यादा उल्टा पड़ जाऊंगा तो चुप हो गए। ऐसा नहीं कि नहीं बोल पा रहे थे, जैसे कभी कभी होता है आदमी मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है तो उसको अपना नाम भी नहीं पढ़ मिलता है, लिखा क्या है, जैसे कॉन्फिडेंस लेवल कभी कभी गिर जाता है और उस स्थिति में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे भी मान लो यार 3-4 अधिकारी बैठ जाए, इसी में मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ तो अभी सोचना पड़ेगा ना कि कल मुद्दे की बात करो यार, एकदम बिल्कुल अक्षर सा बात करो यार। तो उसमें क्या होता है, क्लास का माहौल और सिचुएशन परिस्थितियाँ जो साइकोलॉजिकल एक दबाव होता है। इसी तरह से टीचर को सर्वे सर्वा कहा कि सर आप अपने तरीके से पढ़ाएं। हर आदमी कहता है, अभी भी कोई भी टास्क जब दिया जाता है तो शिक्षक के साथ ये कंडीशन रखी जाती है, अगर जरा सा भी बुद्धिमान व्यक्ति है जो काम करा रहा है, कि सर आपको ये चीज़ काम करनी है, आप अपने तरीके से इसको कंप्लीट कर दीजिए। उसमें क्या होता है, शिक्षक जैसा सहज महसूस करता है बच्चों को, उस तरह से सहायता से दिमाग में बच्चे को डाल देता है। तो इतनी अच्छी इनकी जो फ्लुएंसी थी, अभी बचपन में मैं उस आर्टिकल पढ़ रहा था, मतलब देख रहा था उनका, तो उसमें बता रहा था कि बचपन में मगरमच्छ खेलने जाते थे तो मगरमच्छ इस तालाब में रहता था, उसी में नहा लेते थे। और एक दिन तो हुआ क्या कि मतलब वो मगरमच्छ के बच्चे को उठा लाया। ये तो वही वाला हो गया ना कि भारत में से वो क्या भारत जो भरत था, वो शेर का दांत ही गिन रहे थे वो। तो मोदी जी कुछ ऐसे ही इन्होंने मगरमच्छ के दांत गिना खोल, तो जितना रहा वो उतना गिना गया हो। मम्मी ने बताया तो उन्होंने, माता जी ने कहा कि भाई देखो तुम्हारी माँ से तुमको अलग कर दिया तो कैसा लगेगा, ये मतलब वहाँ बिगड़ दे रहा था। तो आप सोच सकते हैं, या तो करिश्माई व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, नॉलेज की अपार
ज्ञान इनके पास है। हर भाषा मैंने तो देखा है, आप इनको आज जब इतिहास बनेगा तब इतिहास में आप देखेंगे कि कितने बुद्धिजीवी व्यक्ति रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये साधारण सी बात है और ये साधारण व्यक्ति के बस की बात है। आपको एक भाषा समझने में, सब्जेक्ट पढ़ने में जबकि सहयोगी लोग रहे हैं उसमें जटिलता आ रही है। फिर भी आपसे भी जाते हैं क्योंकि उनके बैकग्राउंड देखिए, माँ मुख्यमंत्री, पिताजी मुख्यमंत्री, वो अपने खुद अपने आप में सेलिब्रिटी, तो उनको हल्के में मत लीजिए, वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं भाई। हाँ। नहीं, बात मोदी जी की नहीं है, बात मंच पे थे, मंच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। अब ऐसा भी नहीं कि मोदी जी मतलब भगवान है उनके लिए, भाई वो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, भाई उनकी तो अपनी अलग पार्टी है, भाई सामना उनको मोदी जी का ही तो करना है। ये बात नहीं थी, मतलब एक संयोग की बात थी कि मोदी साहब वहाँ पे थे और उस मंच पे आए और वो कंफ्यूज हो गए, क्या बोलना है वो बोल नहीं पा रहे थे, अपना स्टेटमेंट ही उनका लगा। तो आत्मविश्वास का भी बहुत ज़्यादा वो होना जरूरी है। मगर मैं छाप लोग भी पकड़िए, किसी में पकड़े पड़े हैं कुछ तो आप लोग कुछ हल्के वाले हैं, किसी दिन जाइए कहीं पकड़ के लाइए, दांत वाट दीजिए, तब माना जाए जो आप लोगों में है। अब कोई लोग जाके हमारा नाम मत दे देना, नहीं तो पता चला कि सांप आप पकड़ लिए, काट लिया, कहा सर ने कहा, नोट करो पहला काम ये तो सर ने कहा है, हमको लोग पकड़ के लेके जाएंगे क्यों आपने कहा, तो वो भी एक समस्या हमारे लिए। ऐसा मत करिएगा भाई, जिसके जो आपके कंट्रोल में होगा वही पकड़िएगा, है ना। बकरी भी पकड़ लीजिएगा, अगर शेर ना पकड़ने जाइएगा। अब नया चीता भी आया है ना, अरे बड़ी बड़ी विडम्बना है, चीता बोलता कैसा है, बिल्ली, बड़ा सबसे खराब यही लगा। मतलब एक तो चीता आया यार, है ना, अफ्रीका से, ऊपर से यार उसका सबसे बड़ा तो वही एक गड़बड़ लग रहा है कि बिल्ली जैसा बोलता है। जब वो बोला वहाँ पे तो मुझे लगा यार यही गलत है, उसकी आवाज़ भी थोड़ा सा साइलेंट कर दो, एकदम सेम आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं इसलिए आपने इस बात पर नोटिस किया कि यार मान लो हमारे घर के बगल चीता भी चलेगा तो हम तो सोएंगे यार खरदाटा मार के, बिल्ली बोल रही है। मान लो ऐसे लाइक आपको कहीं टूर पे गए आप, और आप गए भाई जंगल में है, आप सो रहे हैं, कर रहे हैं आपको लग रहा है बिल्ली है, जबकि सामने आपकी खिड़की के ऊपर चीता बैठा हुआ है, और कहीं वो सोफे पे आकर के म्याऊं कर रहा है, तो हम लोग चले कहेंगे रहने दो, बगल ही सो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी मतलब सबसे ये चीज़ लगी कि बिल्कुल एकदम साउंड बिल्कुल टोटल बिल्ली ऐसी साउंड है। हाँ, वो बड़े वैरायटी एक तरह से वही मिला वाला टाइप का जो दिखते हैं वो भी बिल्ली की प्रजातियाँ जो भी है। बहरहाल चलिए हम लोग नमक की बात करते हैं। आप लोगों में से भी लोग कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करिए जिससे इतिहास बने। अब पढ़ाई छोड़ करके वही बनाने लगे, सर बना एक काम, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो आपके हंसने के था। सोडियम क्लोराइड, चलिए पहला जो है नमक है सोडियम क्लोराइड 77.8%, 77.8%। दूसरा है दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड, ये देखो यहाँ पे जो आप लिख रहे हो ना दोस्तों, ये टोटल जल में लिख रहे हो आप कि टोटल जल में हमारे क्या मिलेगा। पूरा सागर का जल ले लोगे तो उसमें आप अशुद्धि निकाल लोगे, जैसे 35 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम जल लिया तो 35 ग्राम निकल जाएगा। अब 35 ग्राम जल में कितने प्रतिशत आपका सोडियम क्लोराइड होगा, तो कितना हो जाएगा, लगभग 77%। और कह रहा है कि इसमें जो लवणता की मात्रा होगी वो लगभग 27% देता है। तो पहले नोट कर लो, फिर मैं अभी और मॉडिफाई करूँगा। दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, पहला सोडियम क्लोराइड था तो दोस्तों जो 77.8% था। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड जो 10.9% है, 10.9%। तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, 4.7% मैग्नीशियम सल्फेट। चौथा है कैल्शियम सल्फेट
कैल्शियम सल्फेट 3.6%, 3.6%। नेक्स्ट है दोस्तों पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, 2.5%। नेक्स्ट है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट, छठा है कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। पोटेशियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये दोस्तों 0.3% है, 0.3। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2%। ठीक है, तो ये आप लोग याद करेंगे क्या क्या है। सोडियम क्लोराइड है सबसे ज्यादा मात्रा में, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट ये दोनों हैं। पहले सबसे ज्यादा याद रखना सोडियम क्लोराइड आपको, मैग्नीशियम दोनों सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ये याद रखेंगे। सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, इसके बाद कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटेशियम सल्फेट। तो 3 सल्फेट आपको मिलेंगे, 3 सल्फेट 2 कार्बोनेट, सॉरी 2 क्लोराइड, ठीक है 2 क्लोराइड मिलेंगे, 3 सल्फेट मिलेंगे और 1 कार्बोनेट और 1 ब्रोमाइड। तो ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, है ना, अदरवाइज थोड़े टाइम में भूल जाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर इसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। ठीक, ये हो गए 5 आपके, बचे 2 अब आपके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। करें याद हो गया होगा, 2 बार देखेंगे याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे करते हैं भाई, पर चेक करके लिखिए। सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत पृथ्वी ही है। सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत पृथ्वी है। ये तो मैं बता चुका हूं। यदि सॉरी पृथ्वी है और नदियां आदि ताजे जल के माध्यम से, नदियां आदि ताजे जल के माध्यम से सागर तक लवण पहुंचाने वाले कारकों में, सागर तक लवण पहुंचाने वाले कारकों में सर प्रमुख है, पहुंचाने वाले कारकों में सर प्रमुख हैं, यानी नदियों के द्वारा जो मिट्टी का जो कालापन है वो जा पाता है सागरों में, ये कहने का मतलब है। पवन तथा ज्वालामुखी से निःसृत राखों में से भी निःसृत राखों से भी, पवन तथा ज्वालामुखी से निःसृत राखों से भी कुछ लवण प्राप्त होता है, महासागरों, सागरों तथा झीलों में लवणता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रक कारक कहते हैं।
इन कारकों में वाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन, पवन, सागरीय धाराएं तथा लहरें आदि प्रमुख हैं। जहां पर तापक्रम ऊंचा रहता है, कहां पर तापक्रम ऊंचा रहेगा दोस्तों? सागरीय क्षेत्र में कहां तापक्रम ऊंचा रहेगा? सबसे ज्यादा कहाँ होगा दोस्तों? गैस स्टोव लेकर के सागर को जो गर्म करेंगे क्या आपको? जैसे आपके दिमाग के प्रेशर को कौन गर्म कर सकता है? आपके हित में किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानना हो तो उसके स्वभाव के विपरीत काम कर दीजिए। उसका साफ सुथरा चरित्र आपके सामने आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बहुत सारे बच्चों का मूल्यांकन करता हूँ। जैसे बच्चा बहुत कम्युनिकेट कर रहा है, मैं उसको 2-4 बार इग्नोर कर देता हूँ तो हमको टोटली इग्नोर कर देता है। वो जान नहीं पाता है कि हमारा टेस्ट चल रहा है। और खासतौर से हमारे जो बहुत प्रिय विद्यार्थी होते हैं, इनके साथ मैं बहुत ज़्यादा इसका मूल्यांकन करता रहता हूँ। और जब वो फिर पढ़ते हैं और फिर जब मिलते हैं और चीज़ें कहते हैं तो कहते हैं बेटा टेस्ट लेते हैं, भाई आए हो किसके पास? गुरु के पास आए हो ना। तो सामान्य मित्र जैसा बर्ताव कैसे सब शिक्षा करते हो कि मित्र हैं हम? मित्र तो है नहीं आपके, हम तो आपके शिक्षक हैं, हम आपको एक मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। और आप अपेक्षा लेकर के बैठे हो कि हमारे मित्र हैं, हम मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराएंगे, जब हम करेंगे तो करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो एक तो मूल्यांकन वही हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका तभी ब्रेन स्ट्रांग होगा, तभी तो आप परिस्थितियों को सामंजस्य बना पाओगे, तभी तो आप इस प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने आप को आगे बढ़ पाओगे। है स्ट्रेसफुल जिंदगी में तभी तो याद रहेगा एग्जाम में, तब तो जाके आप उस पर बढ़ पाओगे चीज़ों को लेकर के। तो ये कुछ बातें हैं कि जैसे किसी के बारे में जानना हो तो बिल्कुल आप उसके अगेंस्ट बोल दीजिए। कोई लड़का 2 बार आंसर बता रहा, 3 बार उसको इग्नोर कर दीजिए। अभी देखिए बताना ही छोड़ देगा, क्या कुछ और करेगा। तो देखो सागर का क्या है, सबसे ज्यादा गर्म करने का स्रोत क्या होता है जानते हो क्या? सूर्य है। और सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच में रहते हैं, तो वही ज्यादा समझ जाते हैं किस तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन अब कुछ जगहों पर ऐसा है, जैसे विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो हिस्सा है 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण मान लीजिए, ये क्या होगा? डोलरम का क्षेत्र होता है, जहाँ पर खूब वाष्पित होता है, फिर पानी में बरस जाता है दिन में, तो वहाँ की लौट का अपेक्षिता कम हो जाती है। इसी नाते आयनों पर आप देखा है कि आयनों पर क्या होता है, जो है तापमान लवणता ज्यादा होती है, यानी कि लगभग करीब 20 डिग्री उत्तर दक्षिण के हिस्से जो पड़ते हैं वो आयनों में, वो आपका वहां पर आपकी लवणता ज्यादा होती है इस तरह से। ठीक है, 20 से प्लस जाएंगे, 20 तक नहीं, 0 से 20 तक नहीं, किसी भी उसी से आगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज का मतलब एक तरह से तापमान भी, और तापमान मिलेगा कहाँ? सूरज से। और सूरज क्या करते हैं? सूरज की किरणें 12 महीने, चाहे सूरज अधिकतम कर्क रेखा और अधिकतम मकर रेखा के मध्य रहते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में रहते हैं सूरज, तो उनका क्या होता है कि इफेक्ट विषुवत रेखा के दोनों तरफ हमेशा बना रहता है। चाहे सूरज यहाँ जाए और चाहे सूरज यहाँ चले जाए, दोनों तरफ चले जाएंगे तो कुछ ऐसी स्थितियां रहती है कि लोकेशन सूर्य की स्थिति ऐसी बनी रहती है कि हमेशा इक्वेटर पर यानी कर्क रेखा विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यानी कि इस वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, निश्चित तौर से जब ज्यादा सूरज मिलेगा तो जल भी वाष्पित होगा, नहीं होगा भाई? जब ज्यादा किसी गैस को आप फुल कर दो, किसी को हाफ कर दो और दोनों पानी समान रख दो, तो उबलेगा कौन सा पानी? जिसमें ज्यादा गर्मी लगेगी। तो सूरज क्या गर्मी, किसी भी चीज को, प्रकृति को गर्म करने का जो माध्यम है सिर्फ और सिर्फ सूरज है। हम लोग देखें कितनी बड़ी बड़ी एसी लगाए रहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े मॉलों में देखें कितनी बड़ी बड़ी एसी लगी रहती हैं, तब जाकर के किसी तरह से हम टेम्परेचर को मॉडरेट कर पाते हैं अपने अनुकूल, जबकि इतने उपकरण लगे होते हैं। तब और सूरज क्या करता है? सेकंड भर में
कुछ एक लोग होते हैं जो ज़्यादा रहते हैं एसी से, जैसे कार से बाहर निकलते हैं उनको चक्कर आ जाता है गर्मी में, बैलेंस नहीं कर पाते। कुछ लोग सडनली एसी में जाते हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी शॉपिंग मॉलों में से बाहर निकल के आओ तो तुरंत वहाँ गर्म हवा मिलती है। क्यों आपके बॉडी को फिल्टर कर देते हैं। वो क्यों वहाँ पे एग्जिट निकालते हैं, उनको वहीं जगह मिलती है क्या? वो एक प्रेशर रहता है, जानते हो क्या? एक तो गेट के सामने रहता है, एक तो दो तीन कारण उसके हैं, वो कभी और बताएंगे। तो बहरहाल वो आपका एक मेन आधार ये बन जाता है। तो जल की लवणता का है, जल्दी लिख लीजिए मम्मा में, ठीक है। जहां पर तापमान ऊंचा रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहां पर लवणता अधिक होती है, जैसा कि कर्क और मकर रेखाओं के पास, जैसा कि कर्क और मकर रेखाओं के पास। जल्दी करिए। भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम, जैसे कर्क और मकर रेखाओं के पास, ठीक है। भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम, भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण होते हुए भी, भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण होते हुए भी अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी अधिक नहीं हो पाती है लवणता उतनी अधिक नहीं हो पाती है जितनी कि आयनवर्ती भागों में, क्योंकि प्रतिदिन अधिक जलवृष्टि के कारण, क्योंकि प्रतिदिन अधिक जलवृष्टि के कारण सागरों में जल की वापसी होती रहती है, सागरों में जल की वापसी होती रहती है। रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, फिर से देख लो एक बार। वाष्पीकरण के होते हुए भी अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी अधिक नहीं हो पाती है जितनी कि आयनवर्ती भागों में, क्योंकि प्रतिदिन अधिक जलवृष्टि के कारण सागरों में जल की वापसी होती रहती है, सागरों में जल की वापसी होती रहती है। तो ये इतनी बात थी, बाकी शेष कल कोरल भी देखेंगे हम लोग। बाकी धन्यवाद आपको।